हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बताओ कैसे हो और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो देखो, आज मैं लेके आया हूँ जियोग्राफी का मॉडल पेपर 4। जियोग्राफी का मॉडल पेपर 4, ठीक है। चौथा मॉडल पेपर है जियोग्राफी का। उसका पार्ट 1 है, क्योंकि एक मॉडल पेपर हमारा एक साथ कंप्लीट नहीं हो पाता, आप सभी को भी पता है, ठीक है। इसलिए हम हर एक मॉडल पेपर को 3 वीडियो में कंप्लीट करते हैं, 33 क्वेश्चनों का सेट बनाकर, ठीक है। तो बिल्कुल कंटिन्यू हो जाओ, 33 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे बहुत ही गजब तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। अच्छे तरीके से तैयार हो जाओ भाई लोगों। क्वेश्चन नंबर पहला है, कथन ए, चीन की आबादी भारत से अधिक है परंतु जनसंख्या घनत्व कम है। कारण आर, चीन का लगभग 2/3 क्षेत्र निवास योग्य नहीं है। बताओ सही आंसर क्या होगा। ये टोटल 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बताओ सही आंसर क्या होगा यहाँ पर। देखो प्यारे प्यारे साथियों, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग क्या है कि दोनों बातें सही हैं और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। चीन की आबादी भारत से अधिक परंतु जनसंख्या घनत्व में कम है, क्योंकि चीन का लगभग 2/3 क्षेत्र निवास योग्य नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। चीन विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत का इस संबंध में द्वितीय स्थान है। चीन का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वहाँ की 2/3 क्षेत्र शुष्क एवं अर्धशुष्क होने के कारण वहाँ की जनसंख्या घनत्व भारत की जनसंख्या घनत्व की तुलना में कम है, ठीक है। समझ में आ गई नहीं ये बात। समझ में आ जानी चाहिए आपको ये बात कि जो चाइना में जनसंख्या घनत्व कम है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चाइना के कुल क्षेत्रफल का 2/3 भाग शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है, ठीक है। यदि ये क्षेत्र शुष्क अर्धशुष्क नहीं होता तो चाइना का जो जनसंख्या है वो और भी अधिक होती, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है। यूट्रोफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, जैव ऑक्सीजन मांग और ऑयल स्केल। बताओ यहाँ पर कौन सा जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जैव विविधता क्या होती है, और ऑयल स्किल क्या होता है, और नाइट्रिफिकेशन क्या होता है। नाइट्रिफिकेशन नहीं है, नाइट्रिफिकेशन है। बताओ। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, नाइट्रिफिकेशन। देखो नाइट्रिफिकेशन क्या होती है। नाइट्रिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित होता है, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन क्या है। नाइट्रिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो नाइट्रेट है वो किस में परिवर्तित होती है, सॉरी, नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित होती है, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नाइट्रोजन का नाइट्रेट में परिवर्तन होता है, जबकि यूट्रोफिकेशन किसी जल क्षेत्र में अति सुपोषण स्थिति को दर्शाता है। देखो यूट्रोफिकेशन क्या होता है। यूट्रोफिकेशन एक किसी भी जलीय क्षेत्र में, यूट्रोफिकेशन किसी भी जलीय क्षेत्र में अति पोषण की स्थिति को दर्शाता है। जब अति पोषण की स्थिति होती है किसी भी जलीय क्षेत्र में तो उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जैव ऑक्सीजन मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन सी को हम बीओडी भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की डिमांड को दर्शाता है ये, ठीक है। ऑक्सीजन की डिमांड को दर्शाता है कि ऑक्सीजन की, जैसे जब जल में या जलीय क्षेत्र में जब जीवों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ठीक है। तो अब इसमें जो बिल्कुल छोटे छोटे जीव हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो उनका क्या हो जाता है, वो मरने स्टार्ट कर देता है, मरना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। और ऑयल स्किल क्या होता है। देखो ऑयल स्किल के बारे में आपने पढ़ा होगा। जलीय क्षेत्र में जब तेल प्रदूषण होता है तो उसको ऑयल स्किल बोलते हैं, कि जैसे कोई भी जहाज में तेल भर के आ रहा है और उस जहाज में रिसाव हो गया किसी भी तरीके से, और वो जो तेल था वो समुद्री क्षेत्र में फैल गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑयल स्किल बोलते हैं। शीत आर्द्र प्रदेशों में अपक्षालन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मृदा बनती है। बताओ, शीत आर्द्र प्रदेशों में अपक्षालन द्वारा कौन सी मिट्टी बनती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर सही आंसर होगा पोर्टजॉल मिट्टी। देखो देखो मैं बताता हूँ, पोर्टजॉल मिट्टी
शीत आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती है और मुख्यतः उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका निर्माण किससे होता है? अपक्षालन की प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, अब इसी के साथ यदि बात की जाए लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी का निर्माण भी अपक्षालन की क्रिया द्वारा ही होता है। लेकिन जो लेटराइट मिट्टी है ये कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है, या उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर उष्ण एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। शीत आर्द्र प्रदेशों में पोडजोल मिट्टी, स्पेशली कोणधारी वनों में। ठीक है, दूसरी साइड बात की जाए उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी। ठीक है, और ये विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जहाँ पर थोड़ी अधिक बरसात होती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, जैसे भारत का पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है। ठीक है, चरनोजम मिट्टी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र स्पेशली शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में। चरनोजम मिट्टी स्पेशली शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पाई जाती है। इसका रंग ब्लैक होता है। ब्लैक रंग का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? इसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि ये जो घास होती है उसके सड़ने गलने से बनती है। रेगुड़ मिट्टी ये काले कलर की होती है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और इस मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? बेसाल्टिक चट्टानों से होता है। किससे? बेसाल्टिक चट्टानों से होता है। समझ में आ गया ना सारी बातें? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा मुख्य फसल तथा फसल साहचर्य के आधार पर कृषि को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? बताओ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा मुख्य फसल तथा फसल साहचर्य के आधार पर कृषि को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 5, 6, 7 या 8? बताओ। बहुत गजब का क्वेश्चन है ये भी। हर किसी को आंसर देना है इस क्वेश्चन का भी, वरना मैं तो दूंगा ही भाई। देखो यहाँ पर टोटल 6 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। किसके आधार पर? कृषि फसल साहचर्य के आधार पर। किसके आधार पर भाई? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा फसल तथा फसल साहचर्य के आधार पर। किसके आधार पर? फसल तथा फसल साहचर्य के आधार पर कृषि प्रदेशों को टोटल 6 भागों में डिवाइड किया गया है। हम बताते हैं 6 भाग कौन कौन से। जैसे चावल पटसन चाय प्रदेश, गेहूं तथा गन्ना प्रदेश, कपास प्रदेश, मक्का एवं मोटे अनाजों का प्रदेश, तिलहन तथा मोटे अनाजों का प्रदेश और फलोत्पादन प्रदेश। ठीक है, ये टोटल 6 प्रदेश हैं जिनमें डिवाइड किया गया है। किसके द्वारा? ICAR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। आगे बात की जाए, देखो ग्रांड ट्रंक रोड कौन से 2 राष्ट्रीय महामार्गों से मिलकर बना है? तो वो NH फर्स्ट और NH सेकंड। ठीक है, अब ये NH हैं जो पहले इस तरीके से थे लेकिन अब बदल चुके हैं। इनका जो बदला हुआ प्रारूप है वो मैं आपको बता दूंगा। एक करंट का वीडियो तैयार कर रहा हूँ, 2-4 दिन में आ जाएगा बिल्कुल लाइव। ठीक है, वह अक्षांश जो सिक्किम से गुजरता है निम्न में से किससे भी होकर गुजरेगा? बताओ, कौन सा अक्षांश जो सिक्किम से गुजर रहा है, तो वो कौन से अक्षांश से भी होकर गुजरेगा? कौन से राज्य से भी होकर गुजरेगा? बताओ। जो अक्षांश सिक्किम से होकर गुजरा है वो और कौन से राज्य से भी होकर गुजरेगा? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? आंसर सभी को देना है, बहुत सही ढंग से आंसर देना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ठीक है जी, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर जो अक्षांश, ध्यान से पढ़ना, जो अक्षांश, देखो जो अक्षांश गुजरात से सिक्किम से गुजरता है वह कौन कौन से गुजरेगा? थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। देखो देखो 28 डिग्री उत्तर अक्षांश सिक्किम के सबसे उत्तरी भाग से गुजरता है। यह अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से होकर गुजरेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ से गुजरेगा? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और इसके साथ ही कहाँ कहाँ से गुजरेगा? दोबारा से बता रहा हूँ मैं, अरुणाचल प्रदेश से गुजरेगा, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और राजस्थान से। ठीक है, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। आगे बात करते हैं, कुक्कुट पालन का अभिप्राय मांस, अंडा, फलों के लिए मुर्गी, पंखों के लिए मुर्गी सॉरी, और बतख, हंस, टर्की आदि के को पालने से है। कुक्कुट पालन क्षेत्र सबसे अधिक किस राज्य में है? बताओ, कुक्कुट पालन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है?
वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में? देखो मैं बताता हूँ, बहुत गजब का क्वेश्चन है। थोड़ा यहाँ से पढ़ते हैं, हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा डिटेल से भी। देखो भाई लोगों, देखो भारत में सबसे अधिक पोल्ट्री पक्षी आंध्र प्रदेश में है, जो भारतीय कुल पक्षियों का 21% से अधिक है। इसके बाद तमिलनाडु में। तो ध्यान रखना, जो पोल्ट्री पक्षी है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, वो शानदार सा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। हमें आपस में सुमिलित करना है। एक साइड जाति जाति दी हुई है, दूसरी साइड पशु दिए हुए हैं। अमृत महल है, जाफरवादी है, बीटल है, मुर्रा है, ठीक है। ये कुछ जातियाँ दी हुई हैं। दूसरी साइड पशुओं के नाम है, जैसे बकरी है, भैंस है, गाय है और भैंस है। देखो हम थोड़ा डिटेल से यहीं पर पढ़ लेते हैं एक बार। देखो जाफरवादी, मुर्रा दुधारू भैंस की जातियाँ हैं, ठीक है। जाफरवादी और मुर्रा दोनों की दोनों क्या हैं? दुधारू भैंस की जातियाँ, अच्छी तरीके से दूध देने वाली भैंस की जातियाँ हैं, ठीक है। देखो मुर्रा भैंस है जो दूध देने के लिए फेमस है, और मुर्रा किस्म की भैंसें हैं जो सबसे ज़्यादा हरियाणा में और पंजाब में पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये आती हैं राजस्थान में, ठीक है। गुजरात, पंजाब, हरियाणा में पाई जाती हैं। मुर्रा किस्म की भैंस सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा में है। और बीटल एक बकरी की फसल है। बीटल क्या है? एक बकरी की किस्म है, जाती है, जो पंजाब में पाई जाती है। अमृत महल एक भारवाहक गाय है जो कर्नाटक में मिलती है। जो अमृत महल है वो कहाँ पर है? भारवाहक गाय है जो कर्नाटक में राज्य में मिलती है। जब आप साउथ इंडियन मूवीज़ देखते हो, हम जो भी साउथ इंडियन मूवीज़ देखते हैं, वहाँ पर हर मूवी में मोस्टली एक बैल का सीन दिखाया जाता है। बैल के पीछे गाड़ी जुड़ी हुई होती है, और बैल के जो सींग होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से सींग होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। वो क्या है? वो क्या है? वो ही है भाई साहब अमृत महल। उन सींगों की जो आकृति है उसी के आधार पर उसका नाम पड़ा था। भारत में बकरियों का संकेंद्रण सबसे अधिक किस राज्य में है? बताओ। भारत में बकरियों का संकेंद्रण सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में या महाराष्ट्र में? गजब का क्वेश्चन है, आंसर सभी को देना है। हमें आंसर चाहिए ओनली भाई साहब, आंसर चाहिए, वो भी राइट आंसर चाहिए। बताओ भाई सही आंसर क्या होगा? बहुत गजब का क्वेश्चन है, सब ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत गजब का है। अब आंसर आप कैसा देते हो वो आप पर डिपेंड करता है। बताओ भाई आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर दो जल्दी जल्दी। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर आंसर क्या होगा। यहाँ पर आंसर होगा वेस्ट बंगाल। क्या होगा? वेस्ट बंगाल। भारत में विश्व की बकरियां पालन में देखी जाए तो छठा स्थान है। भारत का विश्व में बकरियों के पालन में टोटल छठा स्थान है, ठीक है। और भारत की जो सबसे ज़्यादा बकरियां वे वेस्ट बंगाल में पाई जाती हैं, राजस्थान में पाई जाती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां कहाँ पर पाई जाती हैं? वेस्ट बंगाल में और राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल और राजस्थान में भारत की सबसे ज़्यादा बकरियां पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत का विश्व में बकरी पालन में टोटल छठा स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक युग्म पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, चंद्रमा का घूर्णन, चंद्रमा का परिक्रमण। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ सही आंसर क्या होगा? देखो जो ये 52 मिनट का अंतर रहता है ना, आपको पता है कि वैसे ज्वार भाटा 24 घंटे के फिक्स 24 घंटे बाद में आना चाहिए, लेकिन ये 52 मिनट लेट आता है। क्या आता है? 52 मिनट देरी से आता है। उसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। देखो सपोज डैट यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर चंद्रमा है, ठीक है। ये दोनों आमने सामने बिल्कुल इस स्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक ज्वार आ गया, ठीक है। क्या आ गया? ज्वार आ गया। अब 24 घंटे बाद क्या होगा? 24 घंटे में क्या करेंगे? पृथ्वी यहाँ से घूमना स्टार्ट करी, यहाँ से घूमी, वापस यहाँ पर आ गई। फिक्स 24 घंटे बाद में वापस पहले ज्वार वाले स्थान पर पृथ्वी आ गई। लेकिन क्या चंद्रमा वापस इसी जगह पर मिलेगा पृथ्वी को?
क्या चंद्रमा 24 घंटे बाद पृथ्वी को उसी जगह पर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा भी गति कर रहा है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। और चंद्रमा थोड़ा सा आगे बढ़कर कहाँ चला गया भाई साहब? चंद्रमा थोड़ा सा आगे बढ़कर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब ज्वार कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। ठीक है, अब जो ये बीच की डिस्टेंस है, इसको कवर करने के लिए पृथ्वी कितना टाइम लेगी? 52 मिनट का समय लेगी। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल यही है। तो इसके लिए कौन कौन उत्तरदायी है भाई साहब? यदि चंद्रमा यहाँ पर था, यदि चंद्रमा स्थिर रहता, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता, तो बिल्कुल उसी टाइम पर 24 घंटे के बाद में ज्वार आ सकता था। ठीक है, तो एक तो कमी किसकी है? चंद्रमा के परिक्रमण की। दूसरा, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती ही नहीं, वहीं की वहीं रहती, तो भी ज्वार वापस 24 घंटे बाद आ सकता था। दूसरा कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय केंद्रों के पदानुक्रम करने का आधार है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय केंद्रों के पदानुक्रम करने का आधार है? तो भाई साहब ये है जनसंख्या का आकार। ठीक है, सर्वप्रथम एक क्रिस्टोलर महोदय थे, उन्होंने नगरीय केंद्रों के पदानुक्रम से संबंधित केंद्रीय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लीमान सिंचाई पद्धति प्रचलित है? मध्य पूर्व में, उत्तरी अफ्रीका में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, या मध्य एशिया में? बताओ, लीमान सिंचाई पद्धति कहाँ प्रचलित है? तो ध्यान रखना, जो लीमान सिंचाई पद्धति है वो मध्य पूर्व में है और स्पेशली ईरान में है। ठीक है, लीमान सिंचाई पद्धति कहाँ पर है? मध्य पूर्व में, स्पेशली ईरान में। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व है? बताओ, पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व है। तो भाई ध्यान रखना, पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व क्या है? जैव विविधता है। ठीक है, जैव विविधता जितनी ज़्यादा होगी पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही सघन होगा। जैव विविधता जितनी कम होगी पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही विरल होगा। देखो मैं बता देता हूँ, ऊपर करके थोड़ा सा आगे लो। पारिस्थितिक जैव विविधता अधिक होगी तो पारिस्थितिक तंत्र उतना ही सुदृढ़ मजबूत होगा। ठीक है, जैव विविधता जितनी ज़्यादा होगी पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही क्या होगा? सुदृढ़ होगा और मजबूत होगा, क्योंकि जैव विविधता से ऊर्जा प्रवाह, पोषण स्तर, खाद्य श्रृंखला सभी संपन्न होते हैं। जितनी ज़्यादा जैव विविधता होगी सभी तत्वों में उतना ही अच्छा संतुलन होगा। अतः जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व है। देखो यहाँ पर तो सादा सीधा मिलान हुआ है, मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। यहाँ पर देखो, किरकुक इराक में है। ठीक है, आगाजारी ईरान में है, घावर सऊदी अरब में है, कतर दुखान में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूगोल के संप्रदाय का मत है भूगोल को मानव कल्याण के उद्देश्य का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए? बताओ, भूगोल को मानव कल्याण के उद्देश्य का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, किससे संबंधित था? क्रांतिकारियों से संबंधित था। किससे? क्रांतिकारी से। क्रांतिकारी। भारत का लगभग 2/3 कोयला निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? बताओ, तो ध्यान रखना, भारत का जो 2/3 कोयला है ना, वो भाई साहब अकेला दामोदर घाटी क्षेत्र से प्राप्त होता है। कहाँ से? दामोदर घाटी से। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो। देखो, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र कोयले के संचित भंडार तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है, जो दामोदर घाटी क्षेत्र है वो कोयले के स्टोरेज और कोयले के उत्पादन प्रोडक्शन दोनों के आधार पर पहला स्थान रखता है। झारखंड का धनबाद है, बोकारो है, हजारीबाग है। बोकारो, धनबाद, हजारीबाग तीनों झारखंड में है। वर्धमान वेस्ट बंगाल में। ठीक है, झरिया, बोकारो, चंद्रपुर, गिरिडीह है, कर्णपुरा, रामगढ़, ये सारे के सारे किसके हैं? दामोदर घाटी क्षेत्र में है, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं।
ठीक है। इसमें से जो धनबाद है, बोकारो है, झरिया है, हजारीबाग है, ये झारखंड में है। वर्धमान है जो वेस्ट बंगाल में है। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल में जैन रेड्डी वाई है? बताओ, यहां से भी आंसर दे सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है इसलिए। जैन रेड्डी वाई सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो वो है भाई साहब बिलास महोदय। जीवन की विशिष्ट पद्धति, जेनरेट डिवाई को क्या बोलते हैं? जीवन की विशिष्ट पद्धति। किसने दिया था? ब्लास महोदय ने दिया था। ब्लास कहाँ के थे? फ्रांस के थे। किसके समर्थक थे? संभववाद के। किसके प्रतिपादक थे? संभववाद के। कौन से स्कूल से संबंधित थे? फ्रांसीसी स्कूल से। ब्लास का क्या मानना था? कि सब कुछ पर्यावरण है, मानव कुछ नहीं है। कयाल निम्नलिखित में से कहाँ मिलते हैं? तो भाई लोगों, कयाल कहाँ मिलता है? केरल में मिलता है। ठीक है, मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको। देखो, थोड़ा सा प्यार की बात है। केरल के तटवर्ती भाग में स्थित लैगूनों को कयाल के नाम से जाना जाता है। केरल का जो तटवर्ती भाग है और उस पर जो लैगून झीलें हैं उनको कयाल कहते हैं। जैसे बेम्बानंद हैं, अष्टमुडी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो भाई भारत का तो आर्थिक तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे होता है? मानसूनी बरसात से। क्योंकि मानसूनी बरसात से क्या प्रभावित होती है? कृषि प्रभावित होती है। ठीक है, भारत का आर्थिक तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है मानसूनी वर्षा से, और मानसूनी वर्षा का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कृषि पर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें संयोजन प्रदेश सर्वाधिक है? बताओ, संयोजन प्रदेश किसमें सर्वाधिक हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या हरियाणा? बताओ, संयोजन प्रदेश सबसे ज़्यादा किसमें है? कौन से राज्य में है? मैं बताता हूँ भाई। संयोजन प्रदेश सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। निम्नलिखित ज्यामितीय आकारों में से भारत के ग्रामीण अधिवासों में कौन सा सर्वाधिक मिलता है? बताओ, ज्यामितीय आकारों में से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक कौन सा मिलता है? तो ध्यान रखना, ये जो ज्यामितीय अधिवासों के जो आकार हैं इसमें भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है आयताकार। लो भाई, हिमालय पर्वत का वितरण है। एक विद्वान थे जिनका नाम था सिडनी बोनार्ड। सिडनी बोनार्ड महोदय ने क्या किया? हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में विभाजित कर दिया। एक पंजाब, एक नेपाल, एक उत्तराखंड, एक आसाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक को पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा प्यार से, और भी बातें बताएंगे इनके बारे में। सबसे पहले देखो, सिंधु और सतलज, बीच में पंजाब हिमालय आ गया। फिर सतलज काली के बीच में उत्तराखंड हिमालय आ गया। फिर काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय आ गया। फिर तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में आसाम हिमालय आ गया। याद कर लो, सबसे पश्चिम में सिंधु नदी, उसके पूर्व में सतलज नदी, फिर काली नदी, फिर तिस्ता नदी, फिर ब्रह्मपुत्र नदी। इस क्षेत्र को पंजाब हिमालय, इस क्षेत्र को नेपाल हिमालय, इस क्षेत्र को उत्तराखंड हिमालय, इस क्षेत्र को आसाम हिमालय। थोड़ी थोड़ी और बातें कर लेते हैं। देखो, आसाम हिमालय की लंबाई है 720 किलोमीटर। पंजाब हिमालय की लंबाई है 560 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की लंबाई है 800 किलोमीटर। उत्तराखंड हिमालय की लंबाई है 320 किलोमीटर। कथन ए, भूमध्य रेखीय प्रदेश की अपेक्षा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में सूर्य तप की अधिक प्राप्ति होती है। कारण आर, भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्राय आकाश बादलों से ढका रहता है, जबकि मरुस्थलीय इलाकों में मेघों का अभाव रहता है और आकाश प्राय साफ रहता है। बताओ यहाँ पर से आंसर क्या होगा? बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखो भाई लोगों, मैं बताता हूँ। भूमध्य रेखीय प्रदेश में अपेक्षाकृत उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में सूर्यताप की अधिक प्राप्ति होती है। बिल्कुल सही है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों की अपेक्षा उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में सूर्यताप की अधिक प्राप्ति होती है, क्योंकि भूमध्य रेखीय प्रदेश के इलाके
प्राय ऑलवेज बादलों से ढके हुए होते हैं, जबकि मरुस्थलीय इलाकों में बादलों का अभाव रहता है, इसलिए सूर्य की जो किरणें होती हैं बिल्कुल डायरेक्टली धरातलीय भागों पर पहुंचती हैं। जबकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, सूर्य की किरणें वो बादलों से टकराकर वापस चली जाती हैं, कुछ हद तक बादलों से टकराकर वापस चली जाती हैं। इसलिए विषुवत रेखीय क्षेत्र की तुलना में उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों को सूर्यताप की अधिकतम प्राप्ति होती है। काला सागर में लवणता केवल 17/1000 ही है। क्वेश्चन नंबर 24वां है। कथन ए है कि काला सागर में लवणता केवल 17/1000 ही है। कारण आर है, इस सागर में बड़ी बड़ी नदियां बड़ी मात्रा में ताजा जल डालती हैं। आंसर दो भाई, बिल्कुल सही आंसर है। देखो मैं बताता हूँ, जो काला सागर है उसकी लवणता केवल 17 ही है। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि भाई काला सागर में डॉन, वोल्गा, डेन्यूब ये नदियां अपना जल गिराती हैं। काला सागर की लवणता ओनली 17 है, जो बहुत कम है। उसका कारण है क्योंकि इसमें डॉन, डेन्यूब और वोल्गा ये नदियां अपना जल गिराती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है 25वां। यूरोप में सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा नदी बनाती है? तो यूरोप में सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग राइन नदी बनाती है। कौन सी नदी? राइन नदी। राइन नदी एक रिफ्ट घाटी में बहती है, और वो रिफ्ट घाटी ब्लैक फॉरेस्ट और एक कौन सा पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट और वो, अरे यार नाम भूल गए, वो जेस पर्वत ऐसा कुछ है। एक तो ब्लैक फॉरेस्ट है, राइन नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, एक तो ब्लैक फॉरेस्ट है और एक कौन सा है, वोल्जेस, वो ऐसे कुछ नाम से है, ठीक है। उन दो पर्वतों के बीच में बहती है। दूसरी बात, नीदरलैंड का जो रोटरडम बंदरगाह है वो भी इसी पर है, ठीक है, ध्यान रखना, रोटरडम बंदरगाह भी इसी पर है, राइन नदी पर, ठीक है। और इसी के साथ हमारी आज की जो क्लास है उसका द एंड होता है। थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स आप सभी को देखने के लिए। बाय। पीडीएफ के लिए 7891350470 पर चैट कर लो भाई।